Hello students, how are you all? I hope everyone is very good. Welcome to 9th standard. हमारा चैप्टर 16 के बाद हमने ग्रामर किया था। ग्रामर में हमने उपसर्ग कंप्लीट किया था। अब हम आते हैं प्रत्यय पर कि प्रत्यय क्या होते हैं। जो हमारी शब्द संरचना थी उसमें शब्द संरचना 3 प्रकार से होती है। एक तो उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा, तो हमने उपसर्ग कंप्लीट कर लिया है। अब हम प्रत्यय द्वारा हमारी शब्द संरचना कैसे होती है वो जानते हैं। तो हम पहले तो प्रत्यय जानते हैं कि प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग तो हमें पता चल गया कि जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़कर उस शब्द को बदल देते हैं, उसमें परिवर्तन लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। वैसे ही प्रत्यय में क्या होता है कि जो शब्द हैं, जो शब्दांश शब्द के अंत में उपसर्ग में आगे जुड़ते हैं और प्रत्यय में पीछे जुड़कर अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि चाचा, अब अगर हम इसमें ई जोड़ देंगे पीछे तो क्या बन जाएगा? चाची। तो शब्द में कितना परिवर्तन हो गया कि चाचा एक पुल्लिंग है और चाची स्त्रीलिंग है। तो कितना अंतर हो गया है यहाँ पे कि चाचा से चाची हो गया। लड़ धन आई, हमने अगर लड़ में आई लगा दिया तो क्या हो गया? लड़ाई। दया में हमने आलू जो कि हमारा प्रत्यय है वो जोड़ दिया तो क्या हो गया? दयालु। तो ये अंत में जुड़ने पर हमारे शब्द में परिवर्तन होता है। अब नीचे लिखा हुआ है कि उपयुक्त उदाहरणों में चाचा, लड़ और दया शब्दों में क्रमशः मतलब ई, आई तथा आलू, जो ई, आई तथा आलू शब्दांशों का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। यहाँ ई और आई तथा आलू प्रत्यय हैं, क्योंकि ये पीछे जुड़े हैं इसलिए ये प्रत्यय हैं। आ गया समझ में? जो कि हमने 3 उदाहरण देखे हैं, चाचा, लड़ाई और दया। तो इनमें जो ई, आई और आलू जुड़ा है वो क्या है? प्रत्यय हैं। अब प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय तो हैं पर ये कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखते हैं कि प्रत्यय के मुख्य रूप से 2 भेद किए जा सकते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार किए जा सकते हैं? 2। एक तो कृत प्रत्यय और एक दधित प्रत्यय। कृत प्रत्यय, दधित प्रत्यय। अब इन प्रत्ययों के बारे में हम जान लेते हैं। पहला है कृत प्रत्यय। जो हमारा कृत प्रत्यय है वो हम जान लेते हैं। प्रत्यय सबको समझ में आ ही गया होगा कि जो शब्दांश शब्द के पीछे जुड़कर उसके शब्द में परिवर्तन कर देते हैं, चाचा को चाची बना देता है, हाँ, तो वो क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। तो प्रत्यय के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं, कृत और दधित। तो पहले हम कृत प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर, कृत प्रत्यय, अच्छे से इस लाइन को सुनना कि जो प्रत्यय क्रिया के धातु रूप के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहा जाता है। धातु रूप के मतलब जैसे कि उसके शब्द के पीछे जुड़कर उसके शब्द में परिवर्तन लाते हैं और नया शब्द बनाते हैं, वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। हिंदी में मुख्य रूप से कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक कृत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है, जो कि हमारे कारक हैं कर्ता, कर्म, कर्ण, क्रिया। जो कि ये क्या है? कर्मवाचक, करणवाचक, ये क्रियावाचक, ये सब क्या है? प्रत्यय हैं। किसके हैं? कृतवाचक, कृत के प्रत्यय हैं। अब है कृतवाचक कृत प्रत्यय। पहला जो हमारा कृतवाचक कृत प्रत्यय है उसमें किस तरह से प्रत्यय बनाए जाते हैं, किस तरह से शब्द जोड़े जाते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। कि जिस प्रत्यय से कार्य करने वाला, जो कार्य
कर रहा है, कार्य करने वाला मतलब कर्ता, जो हम नहीं बोलते कर्ता, कौन कार्य कर रहा है, कर्ता। आप इसका जो पॉइंट है उसे ही समझिए कि कर्त मतलब कर्ता। तो जिस प्रत्यय से कार्य करने वाला अर्थात कर्ता का बोध हो उन्हें कर्तवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। मतलब जो कार्य कर रहा है, कर्ता का बोध हो, उसे कृतवाचक प्रत्यय कहा जाता है। अब जो कृतवाचक प्रत्यय हैं उनके उदाहरण निम्नलिखित हैं। कृतवाचक जो कृत प्रत्यय हैं वो हैं अक्कड़, आक, आका, आड़ी, इयल, उ, एरा। ये सब क्या है? कृतवाचक प्रत्यय। और जो शब्द हम ले रहे हैं कि पी लिया है हमने, तो पी के आगे हम अक्कड़ जोड़ देंगे। पी जो शब्द है उसके पीछे हम अक्कड़ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? पिवक्कड़। क्या बन जाएगा? पिवक्कड़। धुमक्कड़ क्या बन गया? अब जो ये शब्द है अक्कड़, वो पी के आगे जोड़ा तो पिवक्कड़, धुमक्कड़, भुलक्कड़। ठीक है। अब आ के तो तेर के आगे जोड़ा तो तेराक। ठीक है। आका के आगे जोड़ा तो लड़ाका, उड़ाका। आड़ी के आगे जोड़ा तो खिलाड़ी। इस तरह से ये हमारा कृतवाचक प्रत्यय, ये इसके उदाहरण हैं। जो कि कर्ता के बोध कराता हो वो कृतवाचक प्रत्यय कहलाते हैं। अब हम आते हैं कर्मवाचक कृत प्रत्यय पर। जो कर्मवाचक कृत प्रत्यय हैं वो है कि जिस प्रत्यय से कर्म का बोध, जिस प्रत्यय का कर्म का बोध कराने वाले का बोध हो, जिस प्रत्यय से कर्म कराने वाले का बोध हो उसे कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहा जाता है। कर्मवाचक कृत प्रत्यय के निम्नलिखित उदाहरण हैं ओना, ना, नी। कर्मवाचक जो है उसके उदाहरण हैं ओना, ना, नी। जैसे शब्द है हमारा, हमें दिया कि बिच, खेल के आगे आपको ओना जोड़कर प्रत्यय बनाने हैं, तो कैसे बनाओगे? बिच के आगे ओना जोड़ा तो बिछोना। कैसे बनाओगे? जो छ है उसमें ओ की मात्रा हो जाएगी और अ हट जाएगा और क्या बन जाएगा? बिछोना, खिलौना। ठीक है। वैसे ही ना में अगर हम गा आगे जोड़ देते हैं और पीछे प्रत्यय ना प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो गया? गाना, ओढ़ना। नी प्रत्यय में हम ओढ़ के पीछे नी लगाते हैं तो ओढ़नी, सूंघनी। ये कौन सा प्रत्यय है? कर्मवाचक प्रत्यय। ये इसमें कर्म का बोध कराते हैं कि हम खेलने का कर्म कर रहे हैं, गाना गाने का कर्म कर रहे हैं, तो ये क्या है? कर्मवाचक। अब हम आते हैं कर्णवाचक कृत प्रत्यय पर। जो कर्ण, जो प्रत्यय क्रिया के करण रूप मतलब क्रिया के साधन रूप बनाते हैं, जो प्रत्यय क्रिया के करण रूप, क्रिया के साधन रूप बनाते हैं उन्हें कर्णवाचक प्रत्यय कहते हैं। कर्णवाचक प्रत्यय के उदाहरण निम्नलिखित हैं। वो है आ, ई, उ, न, नी। आ, ई, उ, न, नी। अब जैसे धेर है तो धेर के पीछे हमने आ लगा दिया तो क्या बन गया? धेरा, झूला। ई लगाया तो फांसी, बुहारी, रेती। झाड़ में ऊ लगाया तो झाड़ू। ये शब्द किससे बने हैं? झाड़ू, रेती। ये शब्द कर्णवाचक प्रत्यय से बने हैं। बेल के पीछे न लगाया तो बेलन, ढक्कन, झाड़न। ये सब किसके उदाहरण हैं? कर्णवाचक प्रत्यय के। आपसे पूछा जा सकता है कि फांसी, बुहारी, रेती ये कौन से प्रत्यय के उदाहरण हैं? ऑप्शन में आपको दे दिया कि भाववाचक, कर्णवाचक, कर्मवाचक। तो अगर आपने अच्छे से अध्ययन किया है तो आप अच्छे से बता सकते हो कि ये कर्णवाचक प्रत्यय के उदाहरण हैं। ठीक है। अब हम आते हैं भाववाचक कृत प्रत्यय पर। जो है कि जिन प्रत्ययों में जो प्रत्ययों से संज्ञाएं बनती है, मतलब जिन प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाएं बनती है उन्हें भाववाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। भाववाचक कृत प्रत्यय के उदाहरण निम्नलिखित हैं। जैसे आई, उत्तर में आई जोड़ा तो उतराई, बनाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई। ये सब शब्द के पीछे हमने इनको जोड़ा तो क्या बना? उतराई, बनाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई, लड़ाई। ये क्या हो गया? भाववाचक।
फिर है आवट, लिखावट, दिखावट, मिलावट, गिरावट, बुनावट, सजावट। फिर गड़गड़ा तो गड़गड़ाहट, चिल्लाहट, बचाव, बहाव, झुकाव, उड़, उड़ान, थकान, मिलान, ये सब क्या है? भाववाचक प्रत्यय। इसमें आपको बस पीछे जोड़ना है और ये याद रखना है कि अगर कोई मात्रा आती है तो उस मात्रा, स्वर के साथ मात्रा आती है तो उसे हमें उस व्यंजन में जोड़ना है। ठीक है। अब हमारा है क्रियावाचक कृत प्रत्यय। क्रियावाचक जिन प्रत्ययों से, जो मतलब जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण अव्यय अथवा विशेष प्रकार की क्रिया शब्दों का निर्माण होता है। क्रिया विशेषण अव्यय अथवा विशेष प्रकार की क्रिया शब्दों का निर्माण होता है, उन्हें क्या कहते हैं? क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जैसे कि क्रिया कर रहा है वो चलने की, अगर हमने उसके पीछे जोड़ दिया ता तो क्या हो गया? चलता, खाता, पीता, लिखता। अब या, खाया, रोया, दिखाया, सजाया। कर जोड़ दिया तो सुना, सुनकर, पढ़कर, लिखकर, आकर। फिर ते जोड़ दिया तो चलते, सुनते। ठीक है, ये सब हमारा क्या हो गया? क्रियावाचक कृत प्रत्यय। अब हमारा जो कृत प्रत्यय है वो 5 प्रकार के उसके प्रकार हैं। कृतवाचक जो कि कर्ता का बोध कराता है, कर्मवाचक जो कर्म करने का बोध कराता है, और करणवाचक जो क्रिया के साधन का रूप बनाता है, और जो भाववाचक है वो भाववाचक संज्ञाएं बनती है, वो क्या कहलाते हैं? भाववाचक कृत प्रत्यय। और क्रियावाचक जो कि क्रिया विशेषण अव्यय अथवा क्रिया के शब्दों का निर्माण करते हैं वो कृतवाचक कहलाते हैं। अब हमारा दूसरा प्रत्यय है वो है दधित प्रत्यय, जो है कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सबको आप जानते होंगे, पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें दधित प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? दधित प्रत्यय। जैसे हमें एक एक सबका उदाहरण दिया हुआ है कि संज्ञा, कला एक संज्ञा है और कार प्रत्यय है, तो अगर कला में कार प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या बन गया? कलाकार। मिठा और उसमें आस विशेषण जोड़ दिया तो मिठास। अपना सर्वनाम में पन जोड़ दिया तो अपनापन, और बाहर प्रत्यय ई जोड़ दिया तो बाहरी। अब हमारा आता है, ये हो गया हमारा दधित प्रत्यय, जो कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करता है, जो कि एक एक उदाहरण हमने देखा है। संज्ञा का है, अगर हमने कला में कार प्रत्यय जोड़ दिया तो वो बन गया कलाकार। मीठा में हमने आस विशेषण जोड़ दिया तो वो हो गया मिठास, और अपना सर्वनाम में हमने पन जोड़ दिया प्रत्यय तो क्या बन गया? अपना पन। ये हो गया हमारा दधित प्रत्यय। अब दधित प्रत्यय के भी विभिन्न भेद हैं और उनके उदाहरण भी इस प्रकार हैं। जो हमारे दधित प्रत्यय हैं उनके भी भेद हैं, जैसे कि स्त्रीलिंगवाचक दधित प्रत्यय, जिन दधित प्रत्ययों के योग से शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं। मतलब जो दधित प्रत्यय हैं उनके योग से शब्द स्त्रीलिंगवाची बन जाते हैं, उन्हें स्त्रीलिंगवाचक दधित प्रत्यय कहते हैं। जैसे चाचा में हमने ई जोड़ा तो चाची बन गया, धोबी में ई जोड़ा तो धोबिन, लड़का में लड़की, लुहार में लुहारिन। मतलब जो भी पुल्लिंग शब्द है उनमें हमने ई, इन, आनी
नी, आइन, इया, इनी जोड़ दिया तो वो सब क्या हो गए? स्त्रीलिंग वाचक दधित प्रत्यय। ये तो आपको सबको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। अब हमारा है कृतवाचक दधित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों के योग से किसी कार्य के करने वाले का बोध होता है। मतलब जो प्रत्यय जिनके द्वारा कोई कार्य कर रहा है उसका बोध हमें होता है वो दधित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे जादू, जादू एक कला है और हमने एक उसमें गर प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया? जादूगर, बाजीगर, दुकान वाला, दूध वाला, भिखारी, चित्रकार, पत्रकार, तेल, तेली, रोग, रोगी, लुट, लुटेरा। तो ये सब क्या हो गए? कृतवाचक प्रत्यय, जिनसे किसी कार्य के करने वाले का बोध हो वो क्या कहलाते हैं? कृतवाचक दधित प्रत्यय। अब हमारा आता है तीसरा स्थानवाचक दधित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से स्थान का बोध हो। स्थान उसमें ही समझ में आ रहा है, स्थानवाचक मतलब स्थान का बोध हो उन्हें दधित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि जयपुर एक स्थान है। क्या है? जयपुर एक स्थान है तो वो क्या हो गया? जयपुरिया, मुंबईया। हम नहीं कहते हैं, कोई कुछ बोलते हैं तो वो तो जयपुरिया है, मुंबईया है। हाँ, तो दिल्ली वाला, मथुरा वाला, जिसमें स्थान का बोध हो वो कौन सा प्रत्यय कहलाता है? स्थानवाचक दधित प्रत्यय। अब हमारा आता है चौथा जो गुणवाचक। अब इसमें गुणवाचक, तो इसमें क्या होगा कि जिन दधित प्रत्ययों से किसी वस्तु या प्राणी या व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, व्यक्ति के गुण या विशेषता का बोध हो उसे गुणवाचक दधित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि प्यास, प्यास में आ जोड़ दिया तो प्यासा, ठंड में आ जोड़ दिया तो ठंडा, क्रोध में ई जोड़ दिया तो क्रोधी, कीमती, दर्शन का दर्शनीय, प्रार्थनीय, रंगीला, शर्मीला, धार्मिक, दैनिक, ये सब हमने जोड़ दिए तो ये सब इनके उदाहरण हैं। और जो गुणवाचक दधित प्रत्यय हैं उनके प्रत्यय हैं आ, ई, इय, इला, इक, लू, वान, इन, इय, वती, मति, एला, इल, अंत, इत। ये सब हमारे गुणवाचक के प्रत्यय हैं। अब हमारा पांचवा है भाववाचक दधित प्रत्यय। भाववाचक दधित प्रत्यय जिन प्रत्ययों के योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है उन्हें भाववाचक दधित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि मनुष्य में ता जोड़ेंगे तो मनुष्यता, मित्रता, भाववाचक, ये हो गया हमारा भाववाचक कि मनुष्यता, मित्रता, देवत्व, व्यक्तित्व, बुढ़ापा, पूजा, लड़का, लड़कपन, बचपन, बीमारी, चालाकी, अच्छाई, लंबाई, इन सब में हमने ता, ततु, आपा, पन, ई, आई, ईमा, आहट, इयत, यह सब भाववाचक दधित प्रत्यय जोड़े हैं जब जाकर मनुष्य का मनुष्यता, मित्र का मित्रता बना है। तो अब हमारा आता है बहुवचन वाचक दधित प्रत्यय। बहुवचन जिससे हमारा एक वचन बहुवचन में बदल जाता है वो क्या कहलाता है? बहुवचन दधित प्रत्यय। इसकी परिभाषा है कि जिन दधित प्रत्ययों के योग से बहुवचनवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें बहुवचन वाचक दधित प्रत्यय कहा जाता है। जैसे कि ए, कन्या में ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? कन्याएं। कन्या एक वचन है और हमने कन्याएं जोड़ दिया तो क्या हो गया? कन्याएं, लताएं, बहुएं, वधुएं, चिड़िया, चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, नदी, नदियाँ, दवाई, दवाइयाँ। तो ये क्या हो गया हमारा? बहुवचन वाचक, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा है संबंधवाचक दधित प्रत्यय। संबंध में आपको समझ में ही आ गया होगा। संबंध मतलब रिश्ते नाते वाला। जिन दधित प्रत्ययों से किसी संबंधवाची शब्द का निर्माण होता है
उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मामा में हमने जोड़ दिया तो ममेरा, मौसेरा, आल में ससुराल, नाना में ननिहाल, ए में राधे और कौनते, ये क्या हो गए हमारे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अब हमारा है 8वां लघुतावाची तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे खाट में इया जोड़ा तो खटिया, डिब्बे में इया जोड़ा तो डिबिया, रस्सी रस्ते में जोड़ा तो टोकरा, टोकरी में जोड़ा तो इस तरह से हमारा ये लघुत्ववाची तद्धित प्रत्यय होता है। जैसे लंगोट में हमने टी जोड़ा तो लंगोटी। अब हमारा आता है 9वां कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के जुड़ने से कर्मवाची शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे वां, कर्मवाची शब्दों का निर्माण मतलब कर्म जो कि 1 2 3 4 ऐसे लिखे जाते हैं उन शब्दों का निर्माण होता है वो कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि 9 में हमने वा जोड़ दिया, वा प्रत्यय जोड़ा तो क्या हो गया 9वां, 10वां। 1 में हमने हरा जोड़ा तो इकहरा, दोहरा। गुना में 2 जोड़ा तो 2 गुना, तिगुना। ये हमारा हो गया कर्मवाचक तद्धित प्रत्यय। अब हमारा प्रत्यय यही समाप्त होता है। अब हम 2 तरह के प्रत्यय हमने पढ़े थे, कौन कौन से, तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के कितने प्रकार हैं, कृत प्रत्यय के 5 प्रकार हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, भाववाचक और क्रियावाचक। ठीक है। और जो हमारा तद्धित प्रत्यय है उसके प्रकार है 9, स्त्रीलिंग, कृतवाचक, बहुवचनवाचक, स्थानवाचक, गुणवाचक, भाववाचक, लघुत्ववाचक, संबंधवाचक और कर्मवाचक। ये सब हमारा अब समाप्त होता है। यहाँ पर आप सबको समझ आया होगा और आप एक बार फिर से इसे समझिए, घर पे अध्ययन कीजिए। अब हमारे स्वाध्याय पे आ जाते हैं जो कि हमने किया है। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय उदाहरण के साथ समझाइए। मतलब प्रत्यय जो किसी शब्द अंश के पीछे जुड़कर शब्द में परिवर्तन लाते हैं, शब्द को बदल देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। जैसे चाचा में हमने ई जोड़ दिया, ई प्रत्यय जोड़ दिया तो चाची। और दया में हमने आलू प्रत्यय जोड़ दिया तो दयालु। ठीक है, ये हमारा प्रत्यय का हो गया। किन्हीं 4 प्रत्यय चुनकर उनके प्रत्ययों के योग से बने 2-2 शब्द बनाइए। आप कुछ भी ले लीजिए, ई ले लीजिए, चाची, भाभी। ठीक है, इस तरह से प्रत्यय बनाइए। उपसर्ग और प्रत्यय में भेद स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय में भेद स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग क्या होते हैं, जो शब्दों के आगे जुड़कर बनते हैं, और प्रत्यय जो शब्दों के पीछे जुड़कर एक नया अर्थ बनाते हैं। जबकि प्रत्यय शब्दांश के अंत में जुड़कर नवीन अर्थ देते हैं। एक ही शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय का प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न अर्थ स्पष्ट होता है, जो हम उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे हमने कवि एक लिया, कवि में हमने सु उपसर्ग का प्रयोग किया तो वो क्या बन गए, सुकवि, जिसका अर्थ है अच्छा कवि। ये हो गया उपसर्ग का उदाहरण। अब हमने कवि में त्व प्रत्यय लिया तो वो हो गया कवित्व शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है कविता करने का भाव। तो ये हमारा उपसर्ग और प्रत्यय का भेद स्पष्ट हो गया है। अब हमें यहाँ पे सही विकल्प चुनना है कि किस शब्द में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। अब आप इसमें सोचोगे कि सब एक जैसे हैं, आप कंफ्यूज रहोगे, तो आप किस तरह से समझोगे कि एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि आपको ये विच्छेद करना पड़ेगा, मतलब अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा। जैसे च चे रा, म में रा, फू फे रा और ये सवे रा, तो इसमें सवेरा आएगा। वैसे ही किस शब्द में ता प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है।
अगर हम शब्द को अलग करते हैं तो पशु एक शब्द है, एक सार्थक शब्द है, इसमें हमने ता प्रत्यय जोड़ा है तो ये नहीं हो सकता। सुंदर एक सार्थक शब्द है, मतलब एक सही शब्द है, इसका मतलब होता है, इसमें हमने ता जोड़ा तो, और भिन्न, भिन्न भी एक सही शब्द है तो ये भी नहीं होगा। अब तोता, अगर हम इसको अलग करते हैं तो कोई सार्थक शब्द नहीं है, तो इसमें कौन से शब्द में ता का प्रयोग नहीं हुआ है? तोता में, तो इसमें घ आएगा। किस शब्द में नी प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? वैसे ही हम इसे अलग करेंगे तो शेर एक शब्द है, नी जोड़ने पर वो स्त्रीलिंग हो गया, वैसे ही जाट नी जोड़ने पर जाटनी हो गया, सिंह सिंगनी हो गया, और ची एक सार्थक शब्द नहीं है तो ये चीनी में नी का प्रयोग नहीं हुआ है। आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमारा है कि सही विकल्प चुनना है कि संदूकड़ी में कौन सा प्रयोग हुआ है, तो इसमें आएगा संदूक। संदूक एक, उसको बोलते हैं, डिब्बा होता है उसको संदूक बोलते हैं, तो ये एक सार्थक शब्द है तो इसमें डी का प्रयोग हुआ है तो वो है संदूकड़ी। देवरानी, अब हम देवरानी को अलग करेंगे तो देव रानी, तो इसमें रानी का प्रयोग हुआ है। सजावट, तो इसमें वट का प्रयोग हुआ है, और पुजारिन, तो इसमें अन्न का प्रयोग हुआ है। अब ये हमारा यहीं समाप्त होता है। आप सबको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।